हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टुगेदर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि एग्जामिनेशन जब तक आएगा तब तक वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो में एक खास चीज़ और है कि लास्ट वीडियो पे मुझे कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ हिंदी मीडियम में लेकर आइए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी कि आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी डबल मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़रूर से अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और साथ ही साथ एक और मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपका पेपर पास आ रहा है। अगर आप अभी भी आपकी प्रिपरेशन में कमी है तो आप हमारे नोट्स से अभी भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। कैसे आपको लेनी है हमारे नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो आप फिल अप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हमारे जो हिंदी वाला सेक्शन है, लाइक जो क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन किया गया है वो गूगल से किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ शब्द जो हैं गलत हो सकते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये मशीन जनरेटेड ट्रांसलेशन है, तो इसको मैंने मैनुअली नहीं लिखा है, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें कोई गलतियाँ हों। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। आपको बताना है कि ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा पॉज लेकर के, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर सोचना और फिर मेरे बताए गए आंसर से आप उसको मैच करना, जैसे कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाली क्लास में किया था। तो इस तरीके से आपको पता चल पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और आपका जो भी स्कोर होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, आप एक बार सोच लीजिए इसका आंसर। तिलक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रह्मो समाज बनाया था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व वॉज एक्सपाउंडेड बाय। ठीक है, वन सेकेंड। हाँ, तो आज के क्वेश्चंस पे हम साथ के साथ कंसेप्ट्स को भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसके साथ रिलेटेड उस थिंकर के जो भी कंसेप्ट होगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उस थिंकर से या फिर आते रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो कुल मिलाकर के बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। WPT से भी ज़्यादा क्वेश्चन IPT के में लेकर आएंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व वॉज एक्सपाउंडेड बाय। आपको बताना है कि हिंदुत्व का जो डॉक्ट्रिन है वो किसने दिया है। विनायक दामोदर सावरकर, नेहरू, गांधी जी या तिलक। आप एक बार ये अपना आंसर जो भी है उसको ज़रूर सोचें। मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर की किताब थी 1923 में, उन्होंने जो है हिंदुत्व का कंसेप्ट दिया था और वो बताते हैं कि वो हिंदू किसको मानते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि हिंदू वो उसको मानते हैं जो कि एक राष्ट्र यानी कि एक नेशन को माने, एक कॉमन रेस से हो यानी कि जाति से हो, और एक ही सेम कल्चर से हो यानी कि जिसको हम संस्कृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट्स वो बताते हैं, नेशन, कॉमन रेस एंड कॉमन कल्चर या फिर सिविलाइजेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिससे आपको क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ उन्होंने किताब कब लिखी थी, 1923 में लिखी थी हिंदुत्व, ये भी आता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ कि और पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे केवल कृपया करके अपना जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी में ज़रूर पढ़ लें एक बारी, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार रीड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड हमारा जो मेन गोल है वो क्वेश्चंस को करना है, ना कि एक एक लाइन को रीड करना। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में ही है क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नाउन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ है, ये पहले भी आ चुका है। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जिनको हम पॉलिटिकल गुरु भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई गेस महात्मा गांधी हम लोग सभी काफ़ी समय से पढ़ते आते हैं अपने स्टडीज़ के किसी न किसी लेवल पे, खास करके जो कि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये।
तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैंने क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया है कि पहले मैंने स्टार्टिंग में बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस को डाला है, आगे जा करके हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने थोड़े इजी रखे हैं ताकि आप लोगों का जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बन पाए, बूस्टअप हो पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिलक रिगार्डेड द स्वराज एज नॉट ओनली अ राइट बट अ डैश। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। तिलक का विचार था कि स्वराज न केवल एक अधिकार है बल्कि एक क्या है, तो वो आपको बताना है जस्टिस, धर्मा, पावर या स्टेटस। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और फेमस स्टेटमेंट आप सभी को पता है कि तिलक जी ने दी है, लेकिन स्वराज को उन्होंने केवल ना राइट मानते हुए एक और चीज माना है, तो वो आपको बताना है। वेरी गुड क्वेश्चन। जस्टिस, धर्मा, पावर या स्टेटस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका धर्मा, ठीक है। यानी कि बोलते हैं कि स्वराज आपका केवल राइट नहीं है, ये आपका धर्म भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज इलेक्टेड टू बी इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम बॉम्बे। तो आपको बताना है कि जिन्ना जो था वो किस साल के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे का मेंबर चुना गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमेशा आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, और आपको थोड़े ऐसे क्वेश्चंस की भी आदत होनी चाहिए जो कि थोड़े डीपली पूछे जाते हैं या फिर थोड़ी ऑफ द बीट पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो 1900, 1910, 1915, 1923। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 1923 सितंबर में। ओके, सो जिन्ना वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, थिंकर भी आप बोल सकते हो। सो जिन्ना वॉज ए प्रोपोनेंट ऑफ मुस्लिम राइट्स, और पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो जिन्ना ने रखी थी। हालांकि जो पाकिस्तान को लेकर के थ्योरी है वो इकबाल की हम पढ़ते हैं कि इकबाल ने अपने ऐसे में दी थी, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया, उसको पॉलिटिकल यूज किसने किया था, जिन्ना ने किया था। और जिस तरीके से आज गांधी को यहाँ का फादर माना जाता है, जिन्ना को पाकिस्तान का फादर माना जाता है, और वहाँ की करेंसी में जिन्ना की फोटो चलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग बनाया था वो कौन से ईयर में बनाया था, तो वो 1906 में बनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैचिंग। मैचिंग किस तरीके से आपको करनी है वो भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप किस तरीके से एलिमिनेट करके आंसर को पता लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है, ये है आपकी टेबल। यहाँ पे मैंने हिंदी में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये टेबल इंग्लिश में ही थी और इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था बिकॉज इट्स अ पिक्चर, ठीक है। फर्स्ट है आपका धर्म अर्थ काम मोक्षा। तो धर्म अर्थ काम मोक्षा को आपको उनके मीनिंग के साथ जो है मैच करना है। और ये काफ़ी ही फेमस टर्म्स हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षा, तो आई गेस आप लोग को पता ही होनी चाहिए वैसे भी ये, अगर आपको नहीं भी पता है तो, ठीक है। आपको ये मैच करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके मैं तब तक इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ये फर्स्ट वाला, यानी कि आपके धर्म का मतलब होता है अपने कार्य को करना, अर्थ का मतलब होता है आपका वेल्थ मटेरियल, ठीक है, और कामा का मतलब होता है आपका ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स, एंड मोक्षा का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ सोल, जिसको हम बोलते हैं कि हमें सब चीज़ें किस लिए करनी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी है, यानी कि अपनी सोल को परमात्मा के साथ मिलाना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। अगर आप लोग को नहीं पता था इन केस तो अब पता हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Our next question is which among the following is not a purpose of दंड नीति as identified by कौटिल्य। ये नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूजीसी नेट में आ चुका है पहले। निम्नलिखित में से कौन सी कौटिल्य द्वारा पहचानी गई दंड नीति का उद्देश्य नहीं है, बिकॉज कौटिल्य की नीति आपने पढ़ी होगी, दो उनकी जो नीति है काफी फेमस है, एक तो सप्तांग थ्योरी और एक उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के थ्योरी। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्पस नहीं है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ द एक्वायर्ड, एक्विजिशन ऑफ द अनएक्वायर्ड, एक्विजिशन ऑफ द एक्वायर्ड, प्रिजर्वेशन एक्वायर्ड एंड ऑगमेंटेशन ऑफ द एक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट आंसर बताना है। एक बार पॉज दे करके बताइए क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्विजिशन ऑफ द एक्वायर्ड, क्योंकि उसके पास तो वो ऑलरेडी है ना, तो उसको किसका एक्विजिशन करना है, एक तो जो उसके पास नहीं है, और प्रिजर्व करके रखना है जो उसके पास है, और ऑक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, ठीक है। जो भी उसके पास प्रिजर्व है उसको बढ़ाना है उसको। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौटिल्य की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्तांग थ्योरी, जिन्होंने 7
अंग बताए हैं पूरे स्टेट के, जिसमें कि दुर्गा कोक्षा मंत्री, ये सारे दुर्ग कोक्ष, ये सारे जो पार्ट्स हैं 7, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो क्रोनोलॉजी भी उसकी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स है वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिकागो पार्लियामेंट और द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन हेल्ड इन द ईयर। तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड रिलीजन हुई थी पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन से ईयर में हुई थी। तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्यों डाला है, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने शिकागो पार्लियामेंट में जाके रिलीजन के ऊपर अपनी बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, जिसके बाद सभी लोगों ने खड़े होकर काफ़ी देर तक उनको जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। और वहीं से स्वामी विवेकानंद जी का जो रुतबा था वो पूरे वर्ल्ड में जो है बढ़ गया था, पूरे वर्ल्ड में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, और उसके बाद काफ़ी जगहों पर उनको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। तो 1880, 1891, 1892, 1893 और इट्स अ PYQ, ये काफ़ी सारे पेपर्स में बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इज इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिनके क्वेश्चंस आपको बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। और उनकी शिकागो पार्लियामेंट में जो स्पीच दी गई थी वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से उनको पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इतना फेमस वो हो गए अचानक से। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इट इज 1893। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Our next question is, in 1816, Raja Ram Mohan Roy started a spiritual society known as Dash for religious and social purposes, which was later extended to other fields of activity. तो आपको बताना है कि 1816 में जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था जिसका पर्पस रिलीजियस और सोशल पर्पसेस के लिए था, बाद में उसकी एक्टिविटीज को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत ही अच्छे एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने वुमेन के लिए भी काफ़ी काम किया है, वुमेन के एजुकेशन के लिए भी काम किया है, और कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ सती प्रथा और जितने भी वुमेन को लेकर के पुराने जो कस्टम्स थे, रूल्स थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनको बदलने के लिए बात करी थी। तो इस तरीके से राजा मोहन रॉय इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो आपको बताना है उनकी कौन सी सोसाइटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी इन 1816। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आत्मीय सभा। ठीक है, आप हिंदी वाले बच्चे जो है हिंदी में भी इसको ज़रूर पढ़ लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। हु सेड स्वामी विवेकानंद इज नॉट अ पॉन्ड, ही इज अ रिजर्वियर, ही इज नॉट अ पिक्चर और अ जग, ही इज अ वर्टिबल बेरल, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी 16 पेटल लोटस, ही इज अ ग्लोरियस लोटस विद 1000 पेटल। तो आई गेस हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है इसको समझने में, तो एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देती हूँ कि किसने कहा था कि स्वामी विवेकानंद तालाब नहीं है बल्कि एक जलाशय है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ में जो है इन शब्दों को बोला गया है, वह कोई घड़ा या सराही नहीं है, वह एक वास्तविक बैरल है, वह कोई साधारण सलो पंखुड़ी वाला कमल नहीं है, वह 1000 पंखुड़ी वाला एक शानदार कमल है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके लिए कितने आप बोल सकते हो कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनके तारीफ में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इतनी जो तारीफ स्वामी विवेकानंद जी की कही है वो किसने कही है। तो आपके पास ऑप्शन है गांधी, श्री कृष्ण, उसके श्री रामकृष्ण, नेहरू, MN रॉय। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता देती हूँ, जो कि है श्री रामकृष्ण। सो रामकृष्ण वॉज ए गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद का जो पहले नाम था वो नरेंद्र दत्त था। और उसके बाद जब वो अपने घर से जाकर के भाग करके जब रामकृष्ण जी की शरण में गए थे, तो वहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो क्वालिटीज़ थी उनसे वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और इसलिए जो है रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ में बोलते हैं इतना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वॉज नॉट जस्ट ए सिंपल स्टूडेंट फॉर हिम। और उसके बाद जब रामाकृष्ण जी की डेथ हो जाती है, तो स्वामी विवेकानंद जी उनकी याद में जो है रामाकृष्ण सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ओवरऑल स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी थॉट्स हैं रिगार्डिंग द कास्ट और रामाकृष्ण जी को लेकर के, और उनका जो नाम रहा है पुराना वाला, किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज होती है, और उनकी शिकागो स्पीच, तो इस सारी चीज़ें जो है विवेकानंद जी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विवेकानंद जी को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, so let's move on to the next question. Our next question is,
According to Dash, national unity could not be fostered by a caste conflict, but it would be secured by raising the lower to the level of higher classes, not by the bringing to the upper to the lower class. तो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप जो नेशनल यूनिटी है, जो राष्ट्रीय एकता है, आप उसको कभी भी कास्ट कन्फ्लिक्ट यानी कि जो जाति को लेकर के संघर्ष चलते रहते हैं, उनके रहते आप कभी भी यूनिटी को अटेन नहीं कर सकते हो। और यूनिटी आपको इस तरीके से अटेन करनी है कि आपको हायर क्लास वाले को लोअर पे नहीं लेकर आना, आपको लोअर वाले बंदे को उठा करके अपलिफ्ट करके अपर तक पहुंचाना है, एज अ कास्ट वाइज नहीं, एज अ स्टेटस वाइज, यानी कि उसकी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, आपको उसको सुधार करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने कही है आपको बताना है, कास्ट के रिगार्डिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो भी हमारे पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स में। तो ऑप्शन आर गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या फिर नन। तो एक बार आप इसको 2-3 बार पढ़िए स्टेटमेंट को, और एक बार ध्यान से सोचिए कि किसके व्यूज ये हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है इक्वल आपके आसपास वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। गांधी जी भी हो सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी हमेशा से कास्टिज्म का जो है विरोध किया है, हालांकि वो डिवीजन ऑफ लेबर में बिलीव रखते थे, जिससे कि उनको इसलिए जो है एक्यूज भी किया जाता है कि कहीं ना कहीं वर्णाश्रम में वो बिलीव करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा थिंकर इसमें से इसको स्टेटमेंट को बोल रहा है। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ, दैट इज स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमाबाई फाउंडेड द आर्य महिला सभा इन। आपको बताना है कि रमाबाई ने अपना जो आर्य महिला सभा था उसको कौन से साल में स्टैब्लिश किया था। सो रमाबाई हर सेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। रमाबाई ने जो है हिंदू वुमेन के लिए बहुत कुछ लिखा है, और उनकी जो किताबें हैं वो भी हिंदू वुमेन के रिगार्डिंग ही डेडिकेटेड है। और कहीं ना कहीं जो उनकी वुमेन के ऊपर जो ध्यान था वो ज़्यादातर हाई कास्ट की वुमेन के ऊपर था, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो लोअर क्लास की वुमेन होती है, कहीं ना कहीं उनके घर में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उनको काम वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो फिर भी उनको इतना लिबरेशन होता है कि वो बाहर जा करके काम कर सके। लेकिन जो हायर अपर मिडिल क्लास की जो फीमेल्स होती हैं उनको हमेशा घर में रखा जाता है, और डिग्निटी का एक सिंबल माना जाता है, घर की शान माना जाता है। तो इसलिए उनको मतलब उन 4 दीवारी में कैद किया जाता है, और उनको लोअर क्लास वुमेन की जितना भी फ्रीडम नहीं है कि वो बाहर जाके काम कर सके या थोड़ा बहुत बाहर जाने को उनको मिले। तो बेसिकली उन्होंने वुमेन को लेकर के बहुत कुछ लिखा है, और वुमेन की एजुकेशन की बात भी करी है, और उन्हीं सोशल रिफॉर्म्स को लेकर के वो महिलाओं के लिए इस समिति का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है आर्य महिला सभा। तो ये इस्टेब्लिश करती हैं 1882 में। काफ़ी जगह आपको 1881 भी लिखा मिलेगा, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे मोस्टली जगह पर 1882 ही मिला है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और रमाबाई की जितनी भी किताबें हैं वो सारी जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, और उनको संस्कृता का टाइटल दिया गया था। इससे भी क्वेश्चन आता रहता है कि किसको संस्कृता का टाइटल दिया गया था, तो इस वो भी आप जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So 1887, Ramabai published India's first feminist manifesto with an agenda for women's emancipation and empowerment। तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया है कि रमाबाई ने वुमेन के लिए बहुत काम किया है, और काफ़ी सोसाइटीज़ खोली, काफ़ी किताबें लिखी। तो आपको बताना है कि वो फर्स्ट मैनिफेस्टो क्या था रमाबाई का, जो कि 1887 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कि वुमेन इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट की बात की गई थी। वुमेन इमेंसिपेशन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि जिसमें महिला की मुक्ति और महिला की सशक्तिकरण की बात की गई थी। ठीक है, तो द हाई कास्ट वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द वुमेन या फिर नन। तो उनकी जो किताब का नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन था। ठीक है, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया कि किस तरीके से वुमेन के लिए काम करती हैं और काफ़ी सारी किताबें लिखती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, instead of joining the rank and file of the Congress party to fight for the independence of country, Savarkar joined the। तो आपको बताना है कि कांग्रेस की हाई प्रोफाइल वाली रैंकिंग को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी की हाई रैंकिंग को छोड़ करके उन्होंने दूसरी कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? सोशलिस्ट पार्टी, तिलक डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी या फिर रेडिकल पार्टी? ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर करें इसके ऊपर। सो इसका राइट आंसर है स्वराज पार्टी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So it's again a statement based question. Like the notion of true freedom, who found the idea of nationalism equally deceptive and counterproductive to the realization of true freedom by individuals all over the world?
सच्ची स्वतंत्रता की धारणा की तरह किसने राष्ट्रवाद के विचार को पूरी दुनिया में व्यक्तियों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समान रूप से भ्रामक और प्रत्युत्पादक पाया? तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसने बोली है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टैगोर। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि टैगोर वगैरह से, स्वामी विवेकानंद, इन सब से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जो कि आपको बिल्कुल 100% कर करके जाने हैं। और जो भी आपका सुएट का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्वेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्वेट का जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपके थिंकर्स दिए गए हैं वो बहुत ही कम है, उनको करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। तो क्वेश्चंस आपकी और भी थिंकर्स आएंगे, तो इसलिए केवल उनके ऊपर रिलाई ना करें, बाकी थिंकर्स को भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। और अगर आपको रेफ़र करना है कोई सिलेबस तो आप एक बार नेट का सिलेबस रेफ़र कर सकते हो, उसमें जो थिंकर्स दिए गए हैं उनको रेफ़र कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर है। बेशक आप सारे ना करें क्योंकि काफ़ी थिंकर्स हैं, लेकिन जितनी हो सके उतने कर लें। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Nehru socialism was in fact enriched by the three different streams of thought। तो नेहरू का जो नेशनलिज्म था उसमें तीन तरीके के थॉट्स का हमें प्रभाव देखने को मिलता है, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, फेमिनिज्म, गांधीज्म या कैपिटलिज्म। फेमिनिज्म, मर्केंटलिज्म आएगा यहाँ पे, एंड मार्क्सिज्म। फेमिनिज्म, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं। तो एक बार आप इसको हिंदी में ही पढ़ लें, फेबिनवाद। अच्छा, फेमिनिज्म को हिंदी में फेबिनवाद बोलते हैं, आई गेस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है शायद शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि फेमिनिज्म क्या होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी का आपको मीनिंग पता ही होगा। तो फेमिनिज्म का मतलब वो होता है कि जो कि सोशल ग्रेजुअल चेंज में बिलीव रखते हैं डेमोक्रेटिकली। ठीक है, यानी कि आपके जो बदलाव हैं सोसाइटी में, सोशली जो आप बदलाव लाना चाहते हैं समाज के अंदर, वो तेज नहीं होने चाहिए, वो एवोल्यूशन की बेसिस पे होने चाहिए और स्लो होने चाहिए, एवोल्यूशन की बेसिस पे। तो आपको बताना है कि जो नेहरू का जो सोशलिज्म था तो वो किन विचार से प्रभावित था। तो इसका करेक्ट आंसर है फेमिनिज्म, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। तो सबका थोड़ा थोड़ा एलिमेंट जो है नेहरू का जो सोशलिज्म है उसमें हमें देखने को मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is in 1937 M.N. Roy founded his weekly which was later renamed as Radical Humanist in 1949। तो आपको बताना है कि 1937 में ऐसी कौन सी वीकली जो है M.N. रॉय ने निकाली थी जिसका नाम 1949 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट रखा गया। तो द इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट भारत या फिर स्वराज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंडिपेंडेंट इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is according to Dash the materialism of Marxism is dogmatic and unscientific। तो किसने मेटेरियलिज्म को, मार्क्स का जो मेटेरियलिज्म था उसको डॉगमेटिक और अनसाइंटिफिक बुलाया? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आप पढ़ लें, नेहरू, एम एन रॉय, दीनदयाल उपाध्याय या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इसका मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ जो है कि एम एन रॉय। तो एम एन रॉय स्टार्टिंग में तो मार्क्सिज्म के बहुत सपोर्टर थे, लेकिन काफ़ी सारे ओवर द टाइम जो है उनको मार्क्सिज्म में काफ़ी सारी खामियां देखने को मिलती है, जिसके बाद वो मार्क्सिज्म के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसको डॉगमेटिक और अनरियलिस्टिक, अनसाइंटिफिक बोलते हैं उसके मेटेरियलिज्म को। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने मार्क्स का मेटेरियलिज्म पढ़ा ही होगा कि वो किस तरीके से बताते हैं कि जो पूरी हिस्ट्री है वो किस तरीके से चेंज होती है, वो मेटेरियलिज्म की वजह से चेंज होती है। यानी कि जो आपके प्रोडक्शन होते हैं उसमें जब आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो आपकी हिस्ट्री चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जब आप फ्यूडलिज्म से सोशलिज्म में आते हो या फिर कैपिटलिज्म में आते हो, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जब आपका चेंज होता है, प्रोडक्शन करने का तरीका, तब आपकी हिस्ट्री बदलती है। तो यही एम एन रॉय बोल रहे हैं कि मार्क्सिज्म ने जो है बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है आपकी हिस्ट्री का, क्योंकि उसने बिल्कुल भी जो ह्यूमन का जो मेंटल रेवोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है हिस्ट्री को बनाने में, और जो इंडिविजुअल का कंसेप्ट होता है, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होता है, उन सबको बिल्कुल उसने अनदेखा कर दिया है। इसलिए वो उसका जो मार्क्स का जो मटेरियलिज्म है उसको डॉगमेस्टिक और अनसाइंटिफिक बताते हैं। ठीक है, सो एम एन रॉय की जो जीवन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कंट्रीज़ में वो बार बार गए, समय बदलते गए, उनके विचार भी जो है पहले कुछ और थे और ओवर द टाइम वो चेंज हुए। तो एम एन रॉय को एक बार थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और एम एन रॉय का जो किताबें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी और कब वो टूटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके उसके ऊपर अभी लास्ट ईयर ही आपके नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उन्होंने एम एन रॉय ने पार्टी बनाई थी वो टूटी कौन से साल में थी, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए एम एन रॉय भी आपके एक इंपॉर्टेंट थिंकर है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So next question is, Dr. Ram Manohar Lohia would advocated the significance of decentralized economy based on upon the restitution of. तो आपको बताना है कि जो राजा राम मोहन रॉय का जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है वो किसके ऊपर एडवोकेट करता है, यानी कि किसके ऊपर जोर देता है, किसकी वकालत करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक, जो आपके छोटे छोटे उद्योग होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, who joined the national movement with the intention of practicing socialism in India? ठीक है, तो सोशलिज्म का आइडिया से आपको लगभग आइडिया लग ही गया होगा कि क्वेश्चन किसके बारे में है। जयप्रकाश नारायण, गांधी, नेहरू या एम एन रॉय? तो जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जयप्रकाश नारायण सोशलिज्म के सपोर्टर थे। और जयप्रकाश नारायण के जो मूवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी थी, जो उनका रिजीम था उसके खिलाफ वो थे कि किस तरीके से अनडेमोक्रेटिकली जो है गवर्नमेंट चीज़ें कर रही हैं, और इसके खिलाफ जो है काफ़ी आंदोलन वो चलाते हैं, बिहार में भी चलाते हैं। स्टूडेंट्स को, मेन जो उनका यूथ था, यूथ को वो जो है अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द लास्ट इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन ऑफ जयप्रकाश नारायण? तो आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का बेसिकली आपको मेन कंट्रीब्यूशन बताना है। रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या फिर नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल रेवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के रजीम के खिलाफ था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है, वो सारे जो फैसले ले रही है वो अनडेमोक्रेटिक हैं। तो उसके खिलाफ वो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हिंदी में संपूर्ण क्रांति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि काफ़ी सारे हिंदी वर्ड ऐसे हो सकते हैं कि जो गूगल ने गलत ट्रांसलेट कर दिया हो। तो टोटल रेवोल्यूशन को हिंदी में संपूर्ण क्रांति बोलते हैं, कुल क्रांति नहीं कहते हैं। संपूर्ण क्रांति में ज़्यादातर जो उनके सपोर्टर्स थे वो यूथ थे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स फॉर इट। और आज के जो क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को सपोर्टिंग लगे होंगे और हेल्पफुल लगे होंगे आपके प्रिपरेशन में। और अगर आपको और भी डेली क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि ये वाले एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए या फिर जो डब्ल्यूपीटी था उसके पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें प्ले स्टोर से। वहाँ पर मैं आपको फ्री मटेरियल का जो सेक्शन है उसके अंडर आपको सारे के सारे पीडीएफ हमारी वीडियोज़ के मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाएं, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं भी आपके टाइम की कीमत समझती हूँ, तो आपका एग्ज़ाम जैसे ही पास आएगा मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी। और एक चीज़ को लेकर के मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी। तो बच्चे बार बार मेरे से एग्जामिनेशन की डेट पूछ रहे हैं, तो अभी जो है मैंने आपको पहले भी उस शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की क्लैश हो रही है पीजी के फाइनल एग्जामिनेशन के साथ में, सॉरी यूजी के फाइनल एग्जामिनेशन के साथ में। तो ऐसे में जो है वो बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे जिनका पेपर होगा। तो ऐसी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आपकी डेट है एग्जामिनेशन की वो आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज जैसे ही कोई अपडेट आएगा या फिर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंगली एक अपडेट जो है मैं अपने चैनल पर जल्द ही लेकर आऊँगी, जैसे आपको ऑफिशियली कुछ अनाउंस हो जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, और मैं होप करूँगी कि आप लोगों को जो एग्जामिनेशन है काफ़ी अच्छा जाए। और मैं अपनी तरफ से भी जितना हो सकेगा अपने चैनल पर लेकर आने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कर लें। सो बाय बाय।